गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है मास्टर क्लास का, वो है वैदिक लेवल 2, जिसके अंदर चार डिविजनल चार्ट होते हैं। D2 जिसे होरा चार्ट कहते हैं, जो संपत्ति के लिए देखा जाता है। दूसरा होता है D9 नमांशा, जो मैरिज के अलावा सभी एस्पेक्ट में देखा जाना चाहिए। तीसरा चार्ट है D10 दशमांश कुंडली, और चौथा चार्ट है D30 चार्ट। तो ये चार चार्ट जो हैं, आप इसको अच्छे से थोड़ा सा जो भी मैं दे सकता हूं यहाँ पर मैं दूंगा। बाकी ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत इजी है। इस बार मैंने इसमें बहुत मॉडिफिकेशन किया है। मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी कहा है, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू रिवाइज दिस कोर्स, वो करे। बहुत अच्छी वाली टेक्निक जिसमें आपको आंसर एक्यूरेसी का मिले, वो इंट्रोड्यूस करिए हैं इस बार। वैसे ये कोर्स जो है कल 27/11/2023 को स्टार्ट होगा, 7 to 8 PM। और डेली क्लास रहेगा मंडे टू फ्राइडे। 5 क्लासेस का इसका कोर्स रहेगा। इसका किसी और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये 6 महीने या 1 साल के लिए, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम में लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए, वो ई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ये चीज है। और इसका फी है 2577, जिसमें 4 डिविजनल चार्ट है। तो ये कल स्टार्ट होगा 7 बजे से 8 बजे तक। ये मैंने उनके लिए किया है जो रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस थिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। D1 और D9 को समझते हैं। देखिए, D1 आपका शरीर होता है, D9 को आत्मा कहते हैं। अगर ग्रह D1 में कमजोर हैं लेकिन D9 में वो स्ट्रांग है, तो ग्रह बहुत अच्छा शुभ फल देंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी चार्ट हो आपका, D1 D9 D10 D30, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, द लग्ना लॉर्ड ऑफ दैट चार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। सिंपल बात याद रखिए। क्या फिर से बता रहा हूं, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, चाहे वो D1 हो, द लग्ना लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। बात क्लियर। इसके बाद क्या दूसरा पॉइंट आता है, जो लगन होता है आपका, वो आपकी इच्छा को बताता है, यूर डिजायर। और वो इच्छा पूरी कैसे होगी, वो उसका लॉर्ड करेगा। कौन करेगा? लॉर्ड। इच्छा की पूर्ति करने का काम लॉर्ड का है। लगन का नहीं, किसी भी भाव का लीजिए। 9th हाउस है, वो आपकी इच्छा है कि मेरा लक अच्छा चले, पर कैसे चलेगा वो 9th का स्वामी बताएगा, 9th का लॉर्ड बताएगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका D1 का लगना लॉर्ड और D9 का भी लगना लॉर्ड स्ट्रांग है, तो लाइफ स्मूथ है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं है लाइफ के अंदर। सिंपल सी थ्योरी याद रखिए, लाइफ स्मूथ है आपकी। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का मिथुन लगन आया, हेयर इन D9। यहां पर शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अपना चार्ट लगा करके देख लीजिएगा। इसका स्वामी बना बुध। अब D9 में कहीं पे भी, एनीवेयर, 12 घर है, 12 घर में कहीं पे भी चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा की राशि क्या होती है? 4 नंबर। उसमें जाके बुध बैठ गया। क्लियर है। चाहे वो यहां बिठा लो बुध, अपने को कोई लेना देना नहीं है। चाहे यहां बिठा लो बुध, अपने को नहीं लेना देना। अपने क्या लेना देना है? चंद्रमा की राशि में लगन का स्वामी बैठा, तो व्यक्ति में चंचलता आएगी ही आएगी। क्लियर है। व्यक्ति चंचल होगा, मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर भी हो सकता है,
उसको कफ प्रधान रोग ज्यादा पकड़ सकते हैं। तो किसी का कोई भी लगन हो, मैंने तो एग्जांपल दिया जेमिनी असेंडेंट का, आपका कोई भी लगन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप मिथुन लगन की ही बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए बड़े ध्यान से आप समझिए, D1 के जितने भी ग्रह हैं वो D9 में शत्रु राशि में अगर गए या नीच के हुए या 6, 8, 12 में बैठे तो वो आपको विपरीत रिजल्ट मिलेंगे, नॉट पॉजिटिव रिजल्ट। सिंपल सी थ्योरी है, इजी वे, अपने चार्ट में देख लीजिए, जिस ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो नमांशा कुंडली में शत्रु राशि में है या नीच का है या 6, 8, 12 में बैठा है। 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। बात क्लियर है, सिंपल सी चीजें हैं और इजी वे में आप जान जाएंगे। आगे चलते हैं, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, उसका एक आधा सूत्र मैं अभी बताऊंगा आपको, टोटली डिफर पढ़ाना है मुझे। अब मान लीजिए अब D1 है, ये D9 है, क्लियर है। अब D9 का लगना लॉर्ड, ये लगना लॉर्ड है, ये केंद्र में हो, केंद्र ये है, ये 4 भाव केंद्र, अगर केंद्र में है तो विवाह आराम से हो जाता है, अनलेस अल्टिल देयर शुड नॉट बी मोर मैलेफिक एस्पेक्ट, वहां पर ज्यादा पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर आपका लग्न लॉर्ड D9 के केंद्र में आ गया है तो विवाह हो जाता है आराम से, खाम खा के उपाय नहीं करने हैं। बात क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और चीज बताता हूं आपको, नहीं मैं थोड़ा एक बार इकट्ठा थोड़ा उस चीज को कर लूंगा जो मेरे दिमाग में है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के अंदर कि ग्रह वर्गोत्तम कैसे होते हैं। मान लीजिए ये D1 है, ये D9 है, इसके अंदर मान लीजिए मिथुन राशि में शुक्र बैठा, यहां पे भी मिथुन राशि में शुक्र बैठा, मैंने वैसे यहां बिठाया है, कारण है, मान लीजिए यहां बिठाया शुक्र, यहां पे भी, तो ये वाला जो रूल है ये लगा राशि वर्गोत्तम, ये क्या बना, राशि वर्गोत्तम। यहां ये 10th हाउस था, यहां ये 10th हाउस था D9 का, तो इसको कहते हैं भाव वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम। लेकिन बेस्ट रिजल्ट राशि वर्गोत्तम देता है हमें, राशि वर्गोत्तम क्या देता है हमें, बेस्ट रिजल्ट। इसकी मैं बहुत शानदार टेक्निकल टीच यू इन द क्लास। ये लंका भी लगाता है, राजा भी बनाता है वर्गोत्तम, चाहे वो मित्र है, चाहे वो योग कारक ग्रह है, चाहे वो शत्रु ग्रह है, तो हमको समझना है उसको आराम से। आगे चलते हैं, अब आप देखिए, D1 है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का 4th लॉर्ड जो है वो यहां पर 12 नंबर राशि आई, तो इसका लॉर्ड बना जुपिटर। अब आप जुपिटर देखिए, जुपिटर मान लीजिए यहां तुला में चला गया D9 में, और ये जो शुक्र है डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर, डिस्पोजिटर का मतलब समझिए मकान मालिक, ग्रह किराएदार होता है किसी भी भाव में जहां उसकी स्वयं की राशि नहीं होती, तब वो किराएदार कहलाता है। तो मकान मालिक कौन है, वीनस। इफ वीनस इज सिटिंग इन द 12th भाव, टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी, इट कुड बी टेकन बाय समवन, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो सकता है या चीटिंग हो सकती है, सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। सिंपल सी बात है, चाहे 12 नंबर राशि थी चाहे 9 नंबर, हमें नहीं, हमने राशि का लॉर्ड देखा, बस वो जुपिटर था, और जुपिटर बैठा तुला राशि में, और तुला राशि का स्वामी जो वीनस है वो 12वें भाव में चला गया। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने 2 मिनट पहले ये कहा कि 6, 8, 12 में D9 में ग्रह अशुभत्व प्रदान करते हैं, गिव अ वेरी नेगेटिव रिजल्ट टू एवरीवन द पर्सन।
अब मान लीजिए ये सपोज समवन इज हैविंग जेमिनी ascendant and the lord of seventh house is sitting in the second house, Jupiter. यहां पर हमने आया, क्लियर है? यहां से अष्टम भाव में है, सप्तम से अष्टम भाव में, ये नेगेटिव हुआ। क्लियर है? पहला रूल यहां पर हमने समझ में आया अच्छे से। अब यहां पर जो है जुपिटर जो है, फिर से मान लीजिए हमने 4 नंबर में बिठा दिया, कहीं पे भी जुपिटर 4 नंबर में बिठा दिया, तो ये ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है तो ये वर्गोत्तम है। परंतु ध्यान से रखिए, हमको बेस हमेशा D1 का लेना होता है। D1 का बेस यानी उसके लगना को आधार मानते हैं सभी डिविजनल चार्ट के लिए। लगना को आधार माना जाएगा। माना यहाँ पे भी वो चंद्रमा की राशि में बैठा है, पर ये चंद्रमा वाली जो राशि है वो लगन से द्वितीय भाव में आई, लगन से सेकंड हाउस मारक होता है, और सेवंथ हाउस से ये लॉर्ड अष्टम है। ये कैसे भूल गया? तो 2 नेगेटिव पॉइंट आए, जबकि ये वर्गोत्तम भी है, तो पीड़ा ज्यादा ही आएगी, कोई कम वाली पीड़ा नहीं आएगी। खुशी नहीं होना कि मेरा तो उच्च का बृहस्पति है। क्लियर? अब देखो एक और टेक्निक सीखो। ये D1 है, ये D9 है। मान लीजिए किसी का मेष लगन है और मंगल बैठ गया यहां पर, क्लियर है? अब यहां पर D9 में किसी भी भाव में, मैंने कहा एनीवेयर इन द D9, मान लीजिए यहां 10 नंबर में मंगल बैठ गया। अब आप कहोगे कि मेरा लगन का लॉर्ड उच्च का है, अच्छे फल देगा, धनी अच्छे फल देगा। अब यहां देखो, मैंने अभी आपसे क्या था कि लगन से देखना है, लगन से देखा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंगल अपने भाव से अष्टम में है, ये भी देखना है हमें। मंगल जो है कहां बैठा था? मिथुन में। कहां से? लगन से। और यहाँ कहाँ है? मकर का, उच्च का, ठीक है, 10 नंबर राशि। लेकिन ये मंगल जहां लगन में है वहां से अष्टम है, 8th हाउस बनता है ये। तो आपको कैरियर में डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी, ये बात पक्की मान करके चलिए, क्योंकि वो अपने भाव से अष्टम है। सिंपल सी बात है, तो हमको दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अगर आपका D9 में सैटर्न कम्स इन द लगना, आइदर मेल और फीमेल, no respect from the in-laws house. But if you have a Saturn in the 7th bhava, you will have a very good respect in the in-laws house. देखो कुछ लोग कह देते हैं मेरा है या नहीं है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, PACE का फॉर्मूला फिर बाद में पढ़ाया जाता है। पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजक्शन, एक्सचेंज, ये 4 चीजें फिर कंसिडर में आती हैं। ये एक होता है फंडामेंटल रूल। तो मैं ये फंडामेंटल रूल बता रहा हूं आपको। इफ सैटर्न इज सिटिंग इन द लगना, यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द इन-लॉज हाउस। इफ यू हैव अ सैटर्न इन द 7th भावा, देन यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द इन-लॉज हाउस। अब आगे चलते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। और अब आप याद रखिए, D1 में, D9 में यहां का बाधकपति, D1 का बाधकपति और D9 का 64 नवमांशा, जो भी लॉर्ड होगा उसको खर ग्रह कहते हैं, यानी खरेश। खरेश कह लीजिए या खर ग्रह। इफ दे आर बोथ कंजक्ट इन द D1, बाधकपति प्लस खरेश, अगर ये कहीं पे भी कंजक्ट है, दोनों में से किसी की भी एक की दशा आ गई, तो आपको पीड़ा और परेशानी निश्चित है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं। जुपिटर से मैं लव अफेयर बहुत सारे सिखाऊंगा, वो अलग बात है।
राहु का भी मेरे को सिखाना है अच्छे से। और अब मैं दो तीन चीजें थोड़ी डिफरेंट बताने के लिए आ रहा हूं। अब आप देखिए D1 D9 अपनी कुंडली में अभी चेक करो। फिफ्थ नमंशा, फिफ्थ नवमांश, if you have a planet 13 degree 20 minutes 16 degree 40 minutes in D1, इन D1 यहां पे मान लीजिए किसी का, चलो शुक्र बिठा देते हैं, और वो 14 डिग्री का था। क्लियर है? 14 डिग्री का था। तो ये पांचवें नवमांश में जाएगा। इस ग्रह की दशा लाइफ में अपलिफ्ट कर देगी। पत्नी का सुख, प्रॉस्पेरिटी, धन, हर चीज की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप नवमांशा पर चलेंगे, 108 नवमांशा बनते हैं। 0 डिग्री से पहला होता है 3.20 डिग्री। 3 20 डिग्री जोड़ते जाएं तो ये पांचवा नवमांश बन जाएगा। तो पांचवा, जो भी ग्रह D1 में 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 40 डिग्री में, वो आपको लाइफ में अपलिफ्ट देंगे। मैंने यही सिखा दिया, क्लास में भी मैंने यही पढ़ाना है। सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम पढ़ाना है। वहां थोड़ा और अच्छे से कर दूंगा। दे विल गिव यू अपलिफ्ट। अब आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब D9 चार्ट लेते हैं। क्लियर है? अब किसी का टॉरस लगन बना, पहले मैं टॉरस लगन लिख रहा हूं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर यहां बैठा है। क्लियर है? ये अष्टम भाव का स्वामी 9th हाउस में गया। दैट इज वेरी गुड। देखिए 6 8 12 इनको बोलते हैं त्रिक भाव। इनके स्वामी का कमजोर होना आपको राजयोग प्रदान करता है। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। सिंपल सी बात याद रखिए। क्योंकि ये पीड़ा देने वाले भाव हैं। कौन कौन से भाव? छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये पीड़ा देने वाले हैं। अगर ये कमजोर होके त्रिकोण या केंद्र में आ गए तो ये विपरीत राजयोग दे देंगे। तो जुपिटर की दशा में आदमी अपलिफ्ट कर जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ एक शेयर कर रहा हूं, बाकी मैं क्लास में शेयर करूंगा कि कैसे लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए एक और चार्ट लेकर के चलते हैं हम लोग, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये D1 है, ये D9। क्लियर है? अब तुला लगन ले लिया हमने, यहां पर रखा सेट, जुपिटर रखा। यहां हमने 5 नंबर लिखा, आया 5 ही आएगा। यहां पर हमारे शनि भगवान है, सैटर्न। 6 नंबर रखा तो यहां हमारे सन है। क्लियर है? अब यहाँ पर D9 में मान लीजिए मेष लग्न आया, एंड 9 नंबर यहाँ है, सैटर्न यहाँ आया। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। आ गया समझ में? यहां तक का छोटा सा मैं पूरा ही कर देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बन गया हमारा। अब हमें रिलेशनशिप देखना है। कैसे रिलेशनशिप देखना? अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया है। कैसे मैंने बताया है? D1 में फोर्थ लॉर्ड कौन बना है? सैटर्न। फोर्थ लॉर्ड। क्लियर है? और इसका डिस्पोजिटर कौन है? शनि का। शनि बैठा है लियो साइन में, तो इसका डिस्पोजिटर हुआ, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं फिर भी दोबारा बोल दूंगा। डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर सन बना। क्लियर है? फोर्थ हाउस का। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं पढ़ा रहा। अब जो है ये जो सूर्य है, बृहस्पति है, ये शनि की राशि में ही। बड़े ध्यान से सीखिएगा, नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगा। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बता दूंगा। यही जो शनि है फोर्थ लॉर्ड,
फिर से समझ लीजिए, फोर्थ लॉर्ड शनि है, वो बैठा सूर्य की राशि में, तो सूर्य डिस्पोजिटर बना। यही शनि जो हमारा फोर्थ लॉर्ड था, जो हमारा D1 का फोर्थ लॉर्ड था, वो D9 में जुपिटर के साइन में गया, तो डिस्पोजिटर कौन बना फोर्थ लॉर्ड का यहां पर? वो बना जुपिटर। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें D1 में सन और जुपिटर का रिलेशन देखना है। अपने चार्ट में चेक कर लेना, ऐसे ही सारे 12 भाव को चेक कर लेना। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है शनि। शनि बैठा है सिंह राशि में। क्लियर? सिंह राशि होती है सूर्य की, तो इसका डिस्पोजिटर कौन है? सन। और यही फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो धनु राशि में गया, तो मकान मालिक कौन बना डिस्पोजिटर? जुपिटर। अब जुपिटर और सन का रिलेशन देखना, या कह लीजिए एंड सन का रिलेशन देखना। अब ये कुंडली में देखा हमने, सन और जुपिटर 6-8 का संबंध है, विच इज नॉट ए गुड, नॉट गुड। क्लियर हो गया? जुपिटर और सन का संबंध D1 में। D1 हमारी नींव होती है कुंडली की, याद रखिए, इसी को आधार रखना होता है। नाड़ी के अंदर तो D1 के अलावा कोई डिविजनल चार्ट देखा ही नहीं जाता, वो तो वैदिक में देखा जाता है। तो यहां पर जब हमने डिस्पोजिटर का रिलेशनशिप निकाला तो वो 6-8 का आया, विच इज नॉट ए गुड रिलेशनशिप। अगर केंद्र का आएगा, द पर्सन विल एक्सपेंड हिमसेल्फ, वो अपने आप का विस्तार करेंगे, वो ग्रह जातक को आगे ले जाएंगे। और अगर ट्राइन रिलेशन आएगा तो धन धान्य भाग्य सब ऊपर की ओर जाएगा। तो आप देखिए कि क्या रिलेशन है आपके हर भाव। आप अपना भाग्य का चेक कर लो, अपना लाभ का देख लो, 10th हाउस का देख लो। रूल तो वही लगेगा जो मैंने अभी आपको सिखाया है, कोई नया रूल तो लगाना नहीं है मुझे। ये डिस्पोजिटर थ्योरी होती है D1 और D9 की। क्लियर है? अब आप देखिए, अब हम आते हैं D9 के बाद 10 नंबर चार्ट पर, दशमांश कुंडली के ऊपर। ये वाला लगना, ये वाला लगना असेंडेंट लॉर्ड ऑफ D1, ascendant lord of D10, if they are both are strong, you will have a good career। सबसे अच्छी बात, अगर D1 का लगना लॉर्ड, D10 का लगना लॉर्ड एक्सपेक्टिंग ईच अदर इन D10, मान लीजिए ये किसी का मिथुन लगन है, तो स्वामी बना बुध। यहां पर मान लीजिए बना D10 में जुपिटर बना, धनु राशि आई, तो इसका स्वामी बना बृहस्पति। आइदर बुध और जुपिटर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, नॉट स्पेशल, आई एम टॉकिंग अबाउट अब 6-8-12, वैसे कहीं पे भी 6-8-12 खराब स्थान है। तो मान लीजिए किसी का जुपिटर और बुध जो है वो 10th हाउस में आ गए, या मान लीजिए जुपिटर और बुध हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट, मरकरी। कैरियर स्मूथ है, आराम से सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लिंक हो गया डिविजनल चार्ट एंड द लगना चार्ट के लगना लॉर्ड का। सिंपल सी बात है, बात क्लियर है? अब आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं, D1 D10, बात क्लियर है? अब यहां पर कोई भी राशि आ सकती है आपके D10 में। मैंने कहा आपकी तुला राशि है। क्लियर है? अब ये तुला राशि आप D1 में देखिए किस भाव में है। मान लीजिए किसी के पंचम भाव में ये तुला राशि आ गई। इफ यू एक्टिवेट पंचम भाव, आपको कैरियर स्मूथ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उल्टे सीधे उपाय करने नहीं है, हमने 5th हाउस को एक्टिवेट करना है। 5th हाउस आपके बच्चे हैं, मान लो आपके बच्चे नहीं है तो भैया गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, लव अफेयर भी है तो एक्टिवेट हो जाएगा। 5th हाउस मंत्र का है तो मंत्र जाप करिए। समझ में आ रहा है? सिंपल सी थ्योरी है, 5th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो आपका कैरियर का ये लगना लॉर्ड है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा।
सीधी सी बात है, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, D10 के ऊपर, और मैं अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं, देखता हूं एक और मेरे पास कोई था, मेरे पास पॉइंट। यस, आगे चलते हैं। एक डिफरेंस हमेशा याद रखिए, ये जो लगन है ये ऑलराउंडर कहलाता है। ऑलराउंडर हमारे समस्त कर्म गति को बताता है, अच्छे बुरे किसी भी रूप में कर्म, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, चाहे वो लव अफेयर से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो मम्मी पापा से रिलेटेड है। लगना लॉर्ड टेल यू इन ऑल राउंडिंग वाला है, ये सिंपल सा इसका। और ये जो 10th हाउस है ये आपके कैरियर पर फोकस होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड जो है, चलिए इस बार जो है वो शनि बना लेते हैं, शनि बन गया। शनि यहाँ लगन में बैठा है। इफ द 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, द पर्सन इज सेल्फ मेड। ये याद रखना है आपने, वो आदमी सेल्फ मेड है। जो ये 6, 8, 12 है ये कैरियर में अवरोध उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। बात क्लियर? मैं क्लास में आपको त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी से भी कैरियर में लंका लगते हुए दिखाऊंगा। कहोगे किसी एक का चार्ट भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का तो नहीं लगा सकता, किसी एक का चार्ट लगा के सिखा दूंगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? जरूरी नहीं है। वैसे एक फंडामेंटल रूल होता है कि 6, 8, 12 के स्वामी पीड़ा देते हैं। आपको पीड़ा 5th हाउस का लॉर्ड भी दे सकता है, आपको पीड़ा 9th हाउस का लॉर्ड भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, ये दोनों भी दे सकते हैं। तो हमको इन दोनों को भी समझना है। अब याद रखिए, D10 हो या आपका D1 हो, एनी प्लेनेट सिटिंग इन द थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को बताता है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस त्रिषडाए का भी भाव है और उपचे भाव भी है। थर्ड हाउस त्रिषडाए भी है और उपचे भी है। तो तीसरे भाव में बैठे ग्रह, चाहे वो D1 हो या D10 हो, आपको परिश्रम ज्यादा करना है, आपको एफर्ट्स ज्यादा करने हैं। सिंपल सी बात है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि वो त्रिषडाए या उपचे कह लीजिए उसके स्वामी हैं। और ये पहले नंबर पर आता है उपचे, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, और ये सबसे स्ट्रांग होता है। ये उपचे सबसे स्ट्रांग होता है, ये सबसे कमजोर वाला उपचय होता है, शुरुआत ही इससे है, तो इसलिए इसको हम कमजोर कहेंगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि कैसे क्या है कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वो भी हम D10 से देखेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु ये पूर्ण परमात्मा ग्रह हैं। सूर्य से भगवान श्री रामचंद्र, चंद्रमा से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वाराह अवतार। अगर इनका संबंध जो है वो क्या है, आता है D10 में, तो हम बिजनेस कर सकते हैं। फेल होना या पास होना वो सेकेंडरी पॉइंट है। हमारा पहला पॉइंट कंफर्मेशन का है, कैन आई गो फॉर बिजनेस? यस। तो इनका लिंक अगर अच्छे से आता है तब हम बिजनेस कर सकते हैं, हमारा ये है। क्लियर है आपको? ये चीजों से अच्छे से बताएंगे। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इफ 10th लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस, सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा फैमिली बिजनेस भी होता है, सेकंड हाउस बैंकिंग सेक्टर भी होता है, ठीक है। सेकंड हाउस जो होता है हमारे संस्कार का होता है।
संस्कार हम पीछे से लेके आते हैं, इस जन्म के संस्कार एड ऑन होते हैं। अब आप देखिए डिफरेंस है यहाँ के सेकंड हाउस में और यहाँ के सेकंड हाउस में। ये वाला सेकंड हाउस हमारे फैमिली के संस्कार एड ऑन होंगे, ये वाला सेकंड हाउस जॉब या बिजनेस के एड ऑन होंगे। पिछले जन्म में आपने पता नहीं बिजनेस किया या जॉब किया, तो वो संस्कार पिछले जन्म के प्रोफेशन के हैं, सेकंड हाउस फैमिली के नहीं है। तो साथ में मैंने क्या कहा कि फैमिली के बिजनेस में, अब किसी के पापा की हलवाई की दुकान है तो बंदा अगला हलवाई की दुकान पे बैठ गया, चली हुई दुकान है, आपको नया धंधा करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से हम देखेंगे। दूसरा क्या आता है इसके अंदर कि D10 के अंदर तत्व का समझेंगे हम। जल तत्व का है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। बात क्लियर है। अब मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड जल तत्व राशि में बैठ गया। ये साइन बता रहा हूं, जल तत्व के साइन कौन से होते हैं, 4, 8, 12। तो मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में बैठा है। भाई साहब ऐसे लोगों को ही अपना एम्प्लॉय रखो, घर के सारे दुखी होते हैं इनसे। ये ऑफिस का भी काम घर में करेंगे, ऑफिस में भी तो काम में टेंशन में रहेंगे, घर आएंगे ऑफिस के काम की भी टेंशन घर लेकर आएंगे। यानी कभी भी ऑफिस की टेंशन से ये बाहर आ ही नहीं सकते, इनका दायरा ही छोटा है। वाइफ को नहीं देखेंगे ढंग से, बच्चों को नहीं देखेंगे, अपने मम्मी पापा को नहीं देखेंगे। इनका पूरा फोकस प्रोफेशन पर होगा एंड दे आर टू मच इमोशनल एंड रिलेटेड विद देयर प्रोफेशन और देयर बिजनेस। जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसी के अंदर ही डूबे रहेंगे, उससे बाहर नहीं आने ये लोग, क्योंकि तत्व बड़ा हो गया। और वेद वैसे भी कहता है तत्वमसि। तो हमें इस चीज को समझना है। अब आप एक और चीज को समझिए, ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई। काल पुरुष कुंडली से ये राशि मकर राशि 10th हाउस में आती है। अब ये D10 के अंदर आपको फोकस किस पे करना है, 10 नंबर पर, कहीं पे भी हो आपके। जितना ये अगर ये राशि गड्ढे में आई हुई है तो बोल सियावर रामचंद्र की जय है फिर तो आपकी। अगर इस पर पाप प्रभाव ज्यादा है तो और गड़बड़ हो गई। भैया ये काल पुरुष का 10th हाउस की राशि है मकर, और D10 में आपको मकर राशि पे भी फोकस करना है। अगर ये राशि एफ्लिक्शन में है तो दिक्कत आ गई। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, D2। इसे होरा चार्ट बोलते हैं। होरा का अर्थ होता है वेल्थ। क्लियर है, सिंपल सी बात है, वेल्थ होता है। यहां क्या होता है, यहां पे भी D2 लिख रहा हूं। दो ही होरा होती है, 4 और 5। ये हो गया चंद्रमा की होरा, इसको क्या बोलेंगे, चंद्रमा की होरा। और यहां अगर 5 नंबर आ गया तो इसको बोलेंगे सूर्य की होरा। और 4 नंबर राशि है, यानी नो सॉरी, 9 के 9 ग्रह इन्हीं दोनों भावों में डिवाइड होंगे। अगर कोई भी ग्रह यहां बैठा है मेरे तो शनि महाराज बैठे हैं यहाँ, मैं बता रहा हूं अपना, चप्पलें तुड़वा देंगे अगर सूर्य की होरा में कोई ग्रह बैठा है। बस सीधी सी बात है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। चंद्रमा की होरा में, चाहे वो यहां बैठा हो शनि, किसी का चंद्रमा की होरा थी, तो हार्ड वर्क नहीं इतना करना पड़ेगा, इसकी तुलना में तो आधा होगा। अगर ग्रह चंद्रमा की होरा में बैठा है तो सूर्य की होरा की तुलना में हाफ लेबर लगेगी, सिंपल सी बात है। और दूसरा ये होता है कि द पर्सन इज सेल्फ मेड। सूर्य की होरा क्या बताती है, सेल्फ मेड।
सेल्फ एफर्ट्स, सूर्य की होरा सेल्फ एफर्ट्स को बताती है। मून की होरा फॉर फादर ब्लेसिंग बताती है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है उसमें। उपाय तो अपने आप हो रखा है, काहे को कर रहे हो? बाकी अगर आपको ज्यादा करना है तो कर लो उपाय। चंद्रमा की होरा ब्लेसिंग ऑफ योर फोर फादर। सूर्य की होरा डू इंडिपेंडेंटली विद द हार्ड वर्क, विद द हार्ड एफर्ट्स, नॉट इन इजी वे, सिंपल। आ जाइए, अब एक और अच्छी बात बताता हूं। मान लो इसी सूर्य की होरा में किसी के 5 ग्रह बैठे हैं। कितने ग्रह बैठे हैं? 5 ग्रह। उसका तो बैंड बज गया, ये जन्म ही भारी है उसका तो बेचारे का। 5 ग्रह की दशाएं तो आएंगी। मान लो 4 की आ गई इस जन्म में, भैया सूर्य की होरा में बैठे हैं ग्रह, चप्पल तोड़वा देंगे आपके। आपको मेहनत ज्यादा करनी है, बस ये समझ लीजिए। जो परिश्रम करना जानता है वो ही सक्सेस पाएगा। अब जैसे मैं बताता हूं, D1 चार्ट के अंदर ये उपचय भाव है ना, 11th हाउस, ये उपचय भाव है। चेक करो अभी किसी का जुपिटर, वीनस या मरकरी शुभ ग्रह बैठे हैं, ये लास्ट वाला उपचय है भैया। एक ये उपचय है पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। ऐसे आदमी भाई साहब गलती से भी हार्डवर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि सौम्य ग्रह बैठे हैं उपचय में, क्यों करेंगे हार्डवर्क? दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये चीज है। आगे चलते हैं। अब आपको मैं D30 के ऊपर लेके जा रहा हूं। D30 जो चार्ट होता है वो त्रिशांश कुंडली होता है। त्रिशांश क्लियर है? ये हमारे पूर्व जन्म के लोचों को बताता है। क्लियर है? अष्टम भाव पूर्व जन्म का कर्ज का है। अष्टम भाव आपका पूर्व जन्म का कर्ज का है। भैया मेरा तो चंद्रमा बैठा है, तो किसी माता तुल्य स्त्री ने अपना बैंड बजा रखा है, भुगत रहा हूं इस जन्म में। दिस इज अ कर्ज यू आर कैरिंग फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। सिंपल सी बात है, आप चेक करो आपका कोई ग्रह बैठा है तो उसका लोचा है इस जन्म में, कोई नहीं बैठा, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। फिर क्या है? D30 के अंदर अष्टम भाव, हम क्या बीमारियां पूर्व जन्म से लाए हैं वो भी बताता है। जो जन्म जाति प्रकट हो जाती है पैदा होने के साथ ही, वो अलग चीज है। बात क्लियर है? अब ये जो लगन है D30 का, ये सेल्फ गोल कहते हैं ना उसे फुटबॉल के अंदर, सेल्फ मेड कर्मास। जो गलती आप करेंगे इस जन्म में, जो गलती कर सकते हैं, सेल्फ गोल जिसे बोलते हैं, दैट यू हैव टू सी द लगना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी बात है। अब मान लो किसी का चंद्रमा बैठा है लगन में, मन कहीं और है, बात कहीं और कर रहा है, ध्यान कहीं और है। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, वो सिचुएशन आ गई उसके उसके साथ। तो हमको जो है वो अलग अलग चीज देखनी है और आराम से उसको समझना है कि कैसे है क्या नहीं है। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम पिछले कोर्सेस में नहीं पढ़ा है। आई इंट्रोड्यूस इन द D32 आल्सो। D9 के अंदर बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। D10 के अंदर बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट पढ़ानी है। D30 के अंदर बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट पढ़ानी है, इन तीनों के अंदर। D2 तो वो एज इट इज सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर मैं अब कुछ डिफरेंट पढ़ाने का प्रयास करना चाह रहा हूं, ताकि मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपना चार्ट लेकर के बैठे। कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो आप अपना चार्ट लेके बैठिए, पड़ोसी का भी लेके बैठिए, रिश्तेदारों का भी लेके बैठिए। भैया इतने सारे चार्ट लगाओगे तो उसमें जब मैं टेक्निक पढ़ाऊं तो लगाइए ना, साथ के साथ क्लास में शेयर करिए, मैंने क्या मना करा। उसकी कमियां को सुधारेंगे अगर कोई कमी रह गई। अदरवाइज टेक्निक 100% वर्क करने वाली ही मैं पढ़ाता हूँ, जो वर्क नहीं करती वो मैं पढ़ाता नहीं।
फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्लास जो स्टार्ट होनी है आज 26 है, कल 27 है, गुरु पूर्णिमा है, 11-23 पूर्णिमा है, कल कार्तिक पूर्णिमा 23-11-23 को, और ये 7 से 8 स्टार्ट चलेगी। और ये क्लास रहेगा आपका डेली। डेली का मतलब डेली रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और इसका क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगा। क्लास रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइम है। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए उनको मिल जाएगा। पूजनीय ज्ञान होता है, सर्टिफिकेट नहीं होता। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। और फी इसका है 2577। और जिन्होंने मेरा ये कोर्स करा हुआ है उनका 10% बनता है। 25%, 10 कह रहा हूँ मूर्खानंदू में। 644 दे कैन एनरोल बाय मेकिंग दिस 25% अमाउंट। मैं उनको भी बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और इस बार ये कोशिश करूंगा किसी एक का चार्ट लेके बताया जाए कि हाँ ये टेक्निक वर्क करती है। सबके चार्ट लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा उद्देश्य टेक्निक समझाना है, ना कि फालतू का करना है। किसी की कोई क्वेरी हो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मेरे से। इफ एनीवन हैविंग a query can unmute himself or herself, ask me the query। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। सर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ करिए ना, किसने कहा सर? तो अब कितने कितने टाइम का कोर्स होगा सर ये? सर ये 5 डेज का होगा सर। कुल 5 दिन में हो जाएगा पूरा? हाँ आराम से हो जाता है सर, मैं पढ़ा रहा मंडे टू हूँ। मंडे टू फ्राइडे में खत्म? मंडे टू फ्राइडे में भोग पड़ जाएगा सर, सत्संग खत्म। अच्छा अच्छा। तो इसका कितना मुझे कल पेमेंट करना होगा सर? 2577 सर। 5 दिन का? जी सर। तो कल कल से शुरू होगा? कल से 7 बजे से शुरू होगा ये कोर्स। कुछ लोगों ने करा है ज्वाइन, यहाँ पर वीएनजी भी हैं, इन्होंने पे करा है 644, क्योंकि ये इन्होंने पहले पढ़ चुके हैं। और प्रीति मैं जी भी हैं, नहीं। उन्होंने भी करा है, वो भी पे कर चुकी हैं। काफी लोगों ने पे करा है जो पुराने थे। मैं बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाता हूँ। मेरा एक नहीं तो प्रिंसिपल मुझे है। मुझे कितना पे करना पड़ेगा? सिक्स फोर्टी आपको फोर या? 2577, उन्होंने करा हुआ है ना कोर्स। अच्छा अच्छा। उन्होंने करा हुआ है, मैंने कुछ नए टॉपिक्स डाले हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लकी हैं कि आप इस बार, आपको कुछ डालना ही नहीं, आप एक बार में सारा कर गए। उन्होंने तो पहले भी पे किया था, दोबारा पे कर रहे हैं। अच्छा। बात क्लियर है ना सर? 1 घंटे की क्लास रहेगी सर? हाँ 1 घंटे का क्लास है। जी सर। अच्छा ठीक है सर, मैं देखता हूँ ना। चलिए ठीक है। ठीक। हैव ए गुड डे, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।